तो चलिए शुरू करते हैं तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दाब का जो हमारा दूसरा पार्ट रह गया था वो। और साथ ही में हम देखेंगे अपना उदाहरण नंबर 9.1। ये दो चीजें हमें आज देखनी है, कंप्लीट करेंगे फटाफट फटाफट। टाइम वैसे भी करनी है। आशा है आपने पिछला जितना मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में वो रिवाइज कर लिया होगा, साथ में उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि तरल किसी बिंदु पर किस प्रकार बल लगाता है और उस बल को कैसे मापा जाता है। इस बल को अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। इंग्लिश में अभिलंब बल को हम यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि तरल की सतह पर हमेशा जो है लंबवत कार्य करता है। लंबवत कार्य करने का मतलब है हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर काम करता है। इंग्लिश में बोले तो लंबवत कार्य करता है। मुख्य बिंदु इसमें यह है कि तरल द्वारा किसी भी बिंदु पर कार्य जो है कार्यरत अभिलंब बल को मापा जा सकता है। इसके लिए हम एक दाब मापक युक्त यानी प्रेशर जो है ना जो है अपना दाब मापने की जो है एक युक्ति, तो दाब मापक युक्ति का प्रयोग करते हैं। इस युक्ति में सामान्यतः दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है निर्वातित चैम्बर, ताकि बाहरी दबाव का प्रभाव हटाया जा सके। और दूसरी होती है आशंकित कमानी या स्प्रिंग, जो अंशांकित कमानी या स्प्रिंग जिस पर बल कार्य करता है और उसके जो है संकुचन या विस्तार से हम दाब का मान निकालते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी बिंदु पर तरल दाब डालता है तो यह बल उस युक्ति के हिस्से पर पड़ता है। यह बल स्प्रिंग को दबाता है। स्प्रिंग जितनी जो है संकुचित स्प्रिंग जितनी संकुचित होगी उतना ही ज्यादा दाब होगा। इस तरह हमें उस बिंदु पर कार्यरत अभिलंब बल का मापन मिल जाता है। तो इस स्लाइड से हमें यह समझ आता है कि तरल द्वारा लगाया गया बल केवल सतह पर लंबवत कार्य करता है और उसे विशेष युक्तियों से आसानी से मापा जा सकता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आएंगे दाब की परिभाषा और मापन प्रक्रिया पर। तो अब हम सीखेंगे दाब की परिभाषा और इसे मापने की प्रक्रिया। तो पहले मापन प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दाब मापने की युक्ति को तरल के अंदर उस बिंदु पर रखा जाता है जहां पर दाब हमें मापना है। तरल द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल एक कमानी द्वारा संतुलित किया जाता है, यानी कमानी यानी स्प्रिंग स्प्रिंग द्वारा संतुलित किया जाता है। जैसे ही तरल पर दाब बढ़ता है पिस्टन पर बल बढ़ता है और कमानी ज्यादा संकुचित होती है। इससे इस संकुचन से हम तरल का दाब निकाल सकते हैं। अब आते हैं औसत दाब के सूत्र पर। मान लीजिए एफ बराबर अगर पिस्टन का जो है कार्यरत अभिलंब बल है और ए क्या है, ए पिस्टन का क्षेत्रफल है, तो औसत दाब की परिभाषा है P बराबर F बटा ए। क्यों? क्योंकि जो दाब बराबर फोर्स यानी कि बल बटा पिस्टन का क्षेत्रफल। इसका अर्थ यह है कि किसी भी तरह की सतह पर दाब हमेशा लगाए गए बल और उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि बल समान रहे और क्षेत्रफल बड़ा मतलब अगर यदि बल समान रहे और क्षेत्रफल बड़ा हो जाए तो दाब कम होगा। यदि बल समान रहे और क्षेत्रफल छोटा हो जाए तो दाब बहुत अधिक होगा। इसीलिए इसलिए दाब का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि तरल पदार्थों में बल किस प्रकार वितरित होता है। चलेंगे अगली स्लाइड पर।
तो अब हम दाब को गणितीय रूप से परिभाषित करते हैं। सबसे पहले औसत दाब, जिसको हम एवरेज प्रेशर कहते हैं। यदि किसी सतह पर बल कार्य कर रहा है और सतह का क्षेत्रफल ए है, दाब जो क्या बोलते हैं, बल कितना है एफ, और अगर क्षेत्रफल कितना है ए, तो औसत दाब को इस प्रकार लिखा जाता है, पी ए वी, यानी ए वी मतलब एवरेज, क्योंकि इंग्लिश में उसको एवरेज बुलाते हैं। तो पी ए वी बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या निकल गया है? ये अपना निकलेगा औसत दाब। इससे हमारा निकला औसत दाब। इसका अर्थ है कि किसी सतह पर औसतन जितना बल लगाया गया है, उससे उसके क्षेत्रफल से भाग देकर हमें औसत दाब मिलता है। लेकिन यह केवल औसत की परिभाषा है। सैद्धांतिक रूप से यदि हम सतह के क्षेत्रफल को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, तो हम किसी बिंदु पर दाब की सटीक परिभाषा जो है कर सकते हैं। जब क्षेत्रफल ए मतलब कितना बदला क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या बदलाव आया, उसको कहते हैं डेल्टा ए। ये जो हमारा बल के जो नीचे वाला फॉर्मूला है, उसमें जो डेल्टा ए है, उसको कहते हैं अपन बदला हुआ क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में क्या बदलाव आया। अगर वो अत्यंत छोटा हो, मतलब शून्य के निकट आ जाए, अगर वो शून्य के निकट आ जाए, वो छोटा किया जाए, तो हम सीमित परिभाषा प्राप्त करते हैं। तो सीमित परिभाषा का फॉर्मूला क्या है, वो मैंने नीचे लिखा है, जैसे कि दाब का बराबर लिमिट डेल्टा है कुछ टेंस टू जीरो, डे अपना बल में क्या परिवर्तन आया बटा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया। तो इसको हम बोलेंगे सीमित परिभाषा का जो है सूत्र, जिसको लिखे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी बिंदु पर दाब उस किसके बराबर होगा, उस छोटे से क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, मतलब उस छोटे से क्षेत्रफल पर लगने वाला बल बटा क्षेत्रफल। तो ये होगा किसी भी बिंदु पर दाब कितना होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला। अब आते हैं दाब की विशेषताओं पर। पहले हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कहाँ गया, हाँ, इसमें तो इसका सार क्या हुआ? इसका सार ये हुआ कि बड़े क्षेत्रफल पर हमेशा औसत दाब का उपयोग करते हैं। बड़े क्षेत्रफल में हमेशा औसत दाब का उपयोग करते हैं। और यदि हमें बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर दाब चाहिए, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर, तो हम डेल्टा यानी क्षेत्रफल में जो बदलाव आया उसको जीरो तक ले जाते हैं, उसको मानते हैं, और की सीमा लेकर जो है बिंदुगत दाब परिभाषित करते हैं। तो मुझसे बिंदुगत दाब जो है उसको परिभाषित करते हैं, जो आपको याद रखना है। बड़े क्षेत्रफल के लिए एवरेज प्रेशर, यानी बड़े क्षेत्रफल के लिए क्या हम यूज करेंगे हमेशा, औसत दाब। ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक, दाब की विशेषताओं पर। विशेषताएं, तो अब हम दाब की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं समझते हैं। सबसे पहली बात, दाब एक जो है अदिश राशि है। अदिश राशि, इसको इंग्लिश में हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो दाब क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मतलब यह है कि दाब का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दाब का केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, इसीलिए वह एक अदिश राशि है। दूसरी बात, समीकरण 9.1 और 9.2 से स्पष्ट है कि दाब हमेशा क्षेत्र के अभिलंब बल पर निर्भर करता है, जो कि हमने पहले देखा है अभी 9.1 9.2 समीकरण। तो 9.1 और 9.2 समीकरण से हमें क्या जो है अर्थ निकला कि क्षेत्र के अभिलंब बल की दाब हमेशा क्षेत्र के अभिलंब बल पर निर्भर करता है। यानी दाब की परिभाषा बल के उस घटक से की जाती है जो सतह पर लंबवत हो। तीसरी बात क्या है इसमें, दाब का जो है विमीय सूत्र क्या है, तो वो है एम एल, एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो इसकी विमीय सूत्र होती है। इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसका जो है फॉर्मूला जानते हैं, अगर आप इसका सूत्र जानते हैं, तो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, एग्जाम में आपको निकालना नहीं पड़ेगा। याद रहे तो अच्छी बात है। अगर मान लो आप भूल जाए, याद तो आप कल ही लीजिएगा। अगर आप एग्जाम भूल जाते हैं, तो आपके पास एक तरीका है, वो तरीका क्या है, फॉर्मूले से इसको निकालना। तो वो आप उसको निकाल सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है।
चौथी बात, दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर जो है, मीटर जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको बोलेंगे इंग्लिश में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एसआई मात्रक है। और पांचवी बात, इस एसआई मात्रक का नया जो इस एसआई मात्रक का नाम दिया गया है पास्कल। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो एसआई मात्रक जो हमने आपको ऊपर बताया, इसका हमने नाम दिया गया है, इसको क्या बुलाते हैं, हम पास्कल बुलाते हैं। अभी हम आगे वाली जो क्लास होंगी उसमें पास्कल को भी हम बताएंगे कि एक पास्कल कितना होता है और पास्कल की क्या, अगर हम कहें तो क्या उसका उपयोग है, पास्कल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो आगे आपको क्लासेस में पता चलेगा। तो एक पास्कल जो है बराबर क्या होगा, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल का मतलब क्या हुआ, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि एसआई मात्रक का क्या ही नाम है, पास्कल। तो इन विशेषताओं से हमें यह समझ आता है कि दाब की परिभाषा केवल गणितीय रूप से ही नहीं, बल्कि इसके भौतिक महत्व और मापन की इकाइयों के रूप में भी बहुत स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले लाइव पीपीटी पर। अब जो है हम जो है ब्लेज पास्कल का योगदान और अन्य मात्रक जो है उसको समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लेज पास्कल के योगदान की। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल, जिन जिन्हों जो ने जो है टाइमलाइन लिखी हुई है कि 1623 में उन्होंने जन्म लिया, तो उस हिसाब से लिखी हुई है, याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ने तरल दाब पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया। तो इन जो वैज्ञानिक ने तरल दाब पर जो है महत्वपूर्ण अध्ययन किया। उनके जो है योगदान को सम्मान देने के लिए ही दाब की एसआई इकाई को उनके नाम पर पास्कल रखा गया। तो अब आप समझ में आया पास्कल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने तरल दाब पर जो है महत्वपूर्ण अध्ययन किया था उनका नाम ही है फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल उनका नाम था, तो उन्हें सम्मान देने के लिए उनका जो पास्कल जो है उसके नाम पर ही एसआई मात्रक का जो है एसआई इकाई को उनके नाम पर रखा गया, यानी कि पास्कल। और हम देख ही चुके हैं एक पास्कल कितने किसके बराबर होता है, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की। अब बात करते हैं अन्य मात्रक की। सबसे प्रचलित मात्रक है वायुमंडल, यानी कि इसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसे हम एटीएम के रूप में दर्शाते हैं। एटीएम लिख दिया तो उसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर। अब देखिए वायुमंडल के बारे में एटीएम लिखा है, तो उसको एटमॉस्फेयर को छोटे से रूप में लिखते हैं एटीएम के फॉर्म में। तो सबसे प्रचलित मात्रक क्या है, वायुमंडल। यह समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान है। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का क्या मान है, उसको ही हम इसको कहते हैं। गणितीय रूप से देख कहा जाए तो एक जो है एटीएम जो है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक दाब, या कह सकते हैं वायुमंडल का दाब, कितने किसके बराबर होता है, 1.013 गुणा 10 की घात 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये जो इसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब है जब हम समुद्र तल पर खड़े होते हैं तो हमारे शरीर पर वायुमंडल लगभग 10 की पावर 5 पास्कल का दाब डालता है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारे शरीर का जो है आंतरिक दाब इसे जो है संतुलित कर देता है। जो हमारे शरीर का आंतरिक दाब है वो इसे संतुलित कर देता है, बराबर हो जाता है, तो हमें उसका प्रभाव महसूस नहीं होता। लेकिन तब भी हमारे शरीर पर जो है हमारा वायुमंडल दाब डालता रहता है। कितना, लगभग, अब अगर हम पहले 1 दशमलव को अगर हटा दें तो लगभग 10 की पावर 5 पास्कल का दाब लगातार हमारे शरीर पर हमारा वायुमंडल डालता है। बट चूंकि चूंकि वो हमारा शरीर जो है उसका आंतरिक दाब उसे संतुलित कर देता है, तो हमें वह महसूस नहीं होता। चलिए, तो इस स्लाइड से हमें यह समझ आता है कि दाब की एसआई इकाई पास्कल ब्लेज पास्कल के योगदान पर आधारित है और वायुमंडलीय दाब उसका एक व्यवहारिक उदाहरण है। चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। हम्म तो अब हम समझते हैं तरलों का घनत्व। तरलों का जो है वर्णन करने के लिए घनत्व एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। घनत्व हमें यह बताता है कि किसी निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान भरा हुआ है। गणितीय रूप से घनत्व की परिभाषित किया जाता है कैसे, जो है घनत्व को कैसे देखते हैं, बराबर जो मास है, मतलब घनत्व बराबर तरल का जो द्रव्यमान है उसको भाग करते हैं तरल के आयतन से।
तो घनत्व क्या फॉर्मूला क्या हुआ, तरल का द्रव्यमान बटा तरल का आयतन। जिसमें जो ये रे बना हुआ है इसको घनत्व कहते हैं, एम होता है तरल का द्रव्यमान और वी होता है तरल का आयतन। सरल भाषा में, यदि किसी छोटे आयतन में बहुत अधिक द्रव्यमान है तो घनत्व अधिक होगा, यदि द्रव्यमान कम है और आयतन बड़ा है तो घनत्व कम होगा। उदाहरण, पानी का घनत्व लगभग 1000 किलोग्राम प्रति मीटर होता है। तरल तो इसका उदाहरण क्या है, कहानी पानी, आप तो पानी का घनत्व भी देख लीजिए तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और तेल का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए तेल पानी पर तैरता है। अब अभी आपका वो पता ही है कि जिसका घनत्व कम होगा वो उसके ऊपर तैरेगा। तो अगर आपने देखा होगा कि तेल आराम से पानी के ऊपर तैरता है, तो तेल का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरता है। तो सार है कि घनत्व तरलों का एक महत्वपूर्ण गुण है, तो उनके व्यवहार और परतों में जमने को समझाता है। ठीक है, अब आते हैं अगली स्लाइड पर। अब पूछते हैं घनत्व की विशेषताएं। हम्म। अब हम समझते हैं घनत्व की विशेषता। सबसे पहले घनत्व का विमीय सूत्र जो है ml-3 होता है, ml⁻³ इसका SI मात्रक kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, घनत्व एक जो धनात्मक अदिश राशि है, यानी धनात्मक अदिश राशि है, तो हम पढ़ चुके हैं, यानी इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब देखते हैं द्रव्यों का घनत्व। द्रव्य जो है समानतः जो है अंश क्या बोलते हैं, असा असम पंडे पंडीय बोलते हैं इसको, वैसे इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं कि कंप्रेस नहीं होता। तो इसलिए द्रव्यों का घनत्व लगभग स्थिर हो रहता है। उदाहरण, पानी का घनत्व लगभग 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है और यह समानतः परिस्थितियों में बहुत ज्यादा नहीं बदलता। लेकिन गैसों का घनत्व अलग तरह से व्यवहार करता है। गैस है वह संपीड़िय जो है, रुकिएगा, कंप्रेसिबल होती है। हाँ, तो हमने देखा कि द्रव्य जो है समानता असंपीड्य होते हैं, और जो है वो इसी उदाहरण क्या दिया था, पानी का घनत्व लगभग 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। और लेकिन गैसों का घनत्व अलग व्यवहार करता है, गैसें संपीड्य होती हैं, इसलिए गैसों का घनत्व दाब और तापमान के परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। जो घनत्व होता है वो दाब और तापमान के परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। उदाहरण, ऊंचाई पर वायुमान जो है, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो जो वायु का दाब का हो जाए, वायु दाब कम हो जाता है, इसलिए वहां हवा का जो है घनत्व भी कम हो जाता है। तो इस स्लाइड का सार यह है कि घनत्व जो है द्रव्यों में लगभग स्थिर रहता है, लेकिन गैसों में यह दाब और तापमान पर निर्भर करता है। हम्म। अब देखते हैं हम अ, अपेक्षिक घनत्व पर। अब हम समझते हैं जो है आयधिक घनत्व, या जिसको विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व को। इसकी परिभाषा है किसी पदार्थ के घनत्व और गैसीय पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का अनुपात क्या होता है, उसी को हम इसको कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक जो है विमाहीन जो है धनात्मक अदिश राशि है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, केवल अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, 1 × 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, माइनस का क्यूब। एल्यूमिनियम का जो है आयनिक घनत्व कितना होता है, 2.7। इसका अर्थ है कि एल्यूमिनियम का घनत्व पानी से 2.7 गुना अधिक है। अतः एल्यूमिनियम का घनत्व होगा 2.7 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो इस स्लाइड से हमें यह समझ आता है कि जो है आयनिक घनत्व एक ऐसा अनुपात है जो बताता है कि कोई पदार्थ पानी से कितना भारी है या हल्का है। यदि विशिष्ट गुरुत्व 1 से ज्यादा है तो पदार्थ पानी से भारी होगा और डूब जाएगा, यदि विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है तो पदार्थ पानी से हल्का होगा और तैर जाएगा। तो ये कुछ हमने अब देखते हैं साढ़े 9 जिसमें कुछ सामान्य तरलों और गैसों का घनत्व दिया गया है, जो है मानक ताप और दाब पर। जल का घनत्व दिया हुआ है 1 × 10³ तो इस समुद्र का दिया हुआ है। तो ये सारे दिए हुए हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको दिखाने के लिए दिया गया है, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकें उस चीज का। और अब देखते हैं इस उदाहरण को। तो देखिए, यह प्रश्न है, दो जो है अविष्टाएं और क्या बोलते हैं फीमर हड्डियां हैं। अब देखिए, प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो काम की चीज है वो देखिए, प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों जो है हड्डियों पर एक 40 kg के 40 किलोग्राम के शरीर का जो है ऊपरी भाग टिका हुआ है।
इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इन हड्डियों पर द्वारा किया वाला औसत दाब कितना होगा। तो कितना होगा? कुल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया 10, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर स्क्वायर में निकालते हैं तो ये हो जाएगा अपना कितना? तो 20 गुणा 20 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बल निकाल। तो 40 केजी की द्रव्यमान का भार कितना होगा? बल बराबर 40 गुणे ग्रेविटी। अब पता है हमें कि ग्रेविटी कितनी है? 10, तो 400 न्यूटन हमारा बल हो गया। अब औसत दाब पर आएंगे। औसत दाब का फॉर्मूला हमें ये पता है, कितना होता है? पी एवरेज बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल हमने 400 निकाला, क्षेत्रफल कितना निकाला था? 20 गुणा 10 की पावर -4। तो जब हम इसको फॉर्मूला रखेंगे तो आंसर आएगा अपना 2 गुणा 10 की पावर 5। तो इसका अर्थ है कि 2 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल इसका उदाहरण होगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई। कोई बात नहीं, थोड़ा कंटेंट मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया मैंने आज। कोई बात नहीं, समय रहते लेकिन हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब समय ने बर्बाद नहीं करते हुए आज हमने क्या पढ़ा? दाव और वो एक उदाहरण साथ में देखा। एनसीईआरटी जितनी पढ़ाई उतनी पढ़ लीजिएगा और उदाहरण भी एक बार खुद से लगा के देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे? पास्कल का नियम और गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय।